बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लेसन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं अपने लेसन नंबर 1 की, जिसमें हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि थी कि एक सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर्स का साइंटिफिक स्टडी करना, कि जो एक सोसाइटी है कैसे ऑपरेट करती है, ये सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमने जो मेन पिलर्स हैं सोशियोलॉजी के, उनका जिक्र किया था, जिसमें अगस्त कॉम्टे था, हर्बर्ट स्पेंसर था, कार्ल मार्क्स था, और इस तरह 2-3 और नाम थे, इमल दरखेम था, उनका हमने जिक्र किया था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब है कि एक सोसाइटी जो है वो इंसान के बिहेवियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक कल्चर, लोगों का ग्रुप, उसकी फैमिली, वो किस तरह इंसान के जो एक्शंस होते हैं या उसके बिलीव्स होते हैं उनको शेप करने में अपना किरदार अदा करती है। ठीक है। जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ फैमिली को स्टडी करते हैं, बल्कि लोगों की जो जॉब्स या उनके काम करने की जगह होती हैं, या उनकी जेंडर होता है, या उनका रेस होता है, या उनका इनकम का लेवल होता है, उस हिसाब से भी इनको स्टडी करते हैं। ठीक है। अभी हम इस पैराग्राफ की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें जनरल मैंने आपको बताया है, इसमें बताया गया है कि इंसान की जो पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर उसके इंटरनल फैक्टर्स की निस्बत जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फैमिली, उसके मज़हब, उसके जो दोस्त होते हैं, और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इस कैसे जो है उसकी थिंकिंग के ऊपर अपना असर दिखाते हैं और उसकी जो थिंकिंग को चेंज करने में मदद देते हैं। ये इसमें एमसीक्यू के हवाले से और कुछ नहीं है, जो जनरल था मैंने आपको बता दिया। द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंड द लोकल। अभी देखेंगे जैसे दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन होता है कि एक जो जगह से कुछ आइडियाज़ का, कुछ चीज़ों का दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाना। जैसे आप दराज पे या एक अली बाबा पे कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, या अपनी किसी पाकिस्तान की प्रोडक्ट को बाहर वाली दुनिया में भेजते हैं, तो वो पाकिस्तान की थी, अभी वो बाहर की दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, या वो बाहर की दुनिया की थी, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। ये जो जीन्स कल्चर है, जो लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स पाकिस्तान में तो नहीं ना बनाई गई थी पहले, वो यूरोप का था कंटेंट, पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान का भी कल्चर बनता जा रहा है। तो अभी देखा जाए तो जो सोसाइटी बाहर से इन्फ्लुएंस भी ले सकती है, और हमारा इन्फ्लुएंस जो है बाहर भी हो सकता है। ना सिर्फ ये कपड़ों की हद तक है, बल्कि हमारे रिलीजन और हमारी जेंडर, हमारी थिंकिंग, ये भी दूसरी जगह पे जाती है और दूसरों की जो है हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकती है। आगे आगे हमारे पास है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, आपके जो है ना आपको पता होना चाहिए। हु एंड व्हाट इंस्पायर सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी सोशल फिनोमेना। अभी कहते हैं कि किस वजह से सोशोलॉजी स्टडी करते हैं, कुछ हम चीज़ें जो है ना अभी पढ़ेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन है वो है टॉपिक नंबर 7, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट मिल्स, ये एक और सोशोलॉजिस्ट हैं। इनके मुताबिक वी कैन परसीव हाउ सोसाइटी एंड आर सेल्फ रिलेट टू वन अनदर मोर क्लियरली बाई अप्लाइंग आवर सोशल इमेजिनेशन। हम देखें हमारी सोशल इमेजिनेशन, हमारी किसी भी सोसाइटी के बारे में कुछ इमेजिनेशन होती है। जैसे आपका कुछ ख्याल होगा कि पंजाबी लोग इस तरह होते हैं, पठान इस तरह होते हैं, ये हमारी सोशल इमेजिनेशन है। हम इवन कि उनसे उस इलाके में जाके नहीं मिले, मगर हमारा उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ है और हमारी सोशल इमेजिनेशन बन गई उस इलाके लोगों के मतलब। दिस अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स नेसेसिटेट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। और ये जो सोशल इमेजिनेशन है वो दो चीज़ों की रिलेशनशिप से मिलके बनती है, बायोग्राफी और हिस्ट्री। बायोग्राफी होती है पर्सन्स, एक बंदा जो है ख़ुद जो अपनी सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर उसका जो अपना उसके ऊपर बीती होती है। फर्ज़ करें आपका किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ है,
तो ये आपकी बायोग्राफी होती है। ठीक है, आप सीखते हैं, आप देखते हैं कि यार इसने मेरे साथ कैसे किया, और हिस्ट्री में आप देखते हैं कि यार जो है ना इन लोगों का बाकी दुनिया के साथ किस तरह का ताल्लुक था। तो ये इस तरह जो है ना आप सोशल इमेजिनेशन अपनी बनाते हैं। ऑल्दो इट इज समटाइम डिसरिगार्डेड, दिस क्रूशियल कनेक्शन is crucial for sociologists sociological understanding because it sets individual behavior in a broader societal framework. It serves as a reminder that we are in part products of particular society in historical era in which we currently reside. अच्छा खैर, इसमें MCQ के हवाले से कुछ नहीं था, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए। सोशल इमेजिनेशन होता है कि हमारी अपने ऊपर जो बीती है या हिस्ट्री में जो एक सोसाइटी ने किस तरह की वैल्यूज़ और बिलीव्स रखी, उनका स्टडी होता है, वो सोशल इमेजिनेशन कहलाता है। MCQ शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से इसमें कुछ इतना खास नहीं था। पर्सनल इश्यूज वर्सेस सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स। कुछ होते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। अभी एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है ना, पर्सनल इशू। अगर एक सोसाइटी के अंदर जुल्म हो रहा है तो एक सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे पर्सनल इश्यूज वर्सेस सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें इन्होंने बताया कहते हैं कि एक हम देखते हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा शराब नोशी कर रहे हैं, ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल इशू है, और ये किस वजह से कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी को जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इलाके के लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ इनका इतना इंटरेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, और बड़े एक दूसरे से एलियन किस्म की तरह, ना उनके घर आना या उनसे दोस्ती, ये वाला सेटअप नहीं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम मिल जाती हैं तो फिर जो है ये बंदे अल्कोहलिज्म की तरफ जो है वो राग़िब हो जाते हैं। तो जब आप स्टडी करते हैं एक सोसाइटी को कि कैसे एक जो ग्रुप्स होते हैं, जो फैमिली होती है या दोस्त होते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को शराब नोशी से रोकने के लिए या उसकी तरफ उसको राग़िब करने के लिए। तो जब आप सोसाइटी को स्टडी करेंगे एक एज अ सोशियोलॉजिस्ट, तब आप उसकी एंड तक पहुंचेंगे कि इन फैक्टर्स की वजह से एक बंदा जो अल्कोहलिज्म की तरफ राग़िब हो सकता है। अच्छा, कुछ थिंकिंग लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट की क्वेश्चंस, इनका अगर जिक्र करें, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल बिहेव। अच्छा, इंस्टीट्यूशन होते हैं इदारे, मैंने आपको कल भी बताया था, आपका घर जो है पहला इंस्टीट्यूशन है। ये ऑल्दो इनफॉर्मल है मगर ये एक इंस्टीट्यूशन है। जो पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एक बंदे की लाइफ के अंदर आता है वो होता है स्कूल। ठीक है, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है, टीचर, प्रिंसिपल और ये सारा एक निज़ाम होता है जिसमें बंदा सीखता है सोशलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, यही फैमिली वाला सेटअप, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, ये आपके सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। हाउ डू सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे कि सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीफ के अंदर क्या फ़र्क है। आगे जाके आपको इनसे भी वास्ता पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती हैं, आपने बहुत सुना होगा, मगर ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी, वो उन टर्म्स के साथ आपको फेमिलराइज करवा देगी जो कि हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हम उनके इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर हमें उनके मतलब का नहीं पता होता। मतलब आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप जब बात कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है। तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, हाउ डू इनइक्वालिटी इन पावर फंक्शन इन सोसाइटी। इनइक्वालिटी जैसे हमने बताया था कल कि गरीब और अमीर वाला सेटअप, ये इनइक्वालिटी है, और जो पावर है वो किस तरह की सोसाइटी के अंदर अपना असर दिखाती है, डंडा कैसे बोलता है। सही। व्हाट आर द रूट कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सोसाइटल इशूज़, कौन सी वजूहत हैं जो एक सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कौन कौन से उसके इफेक्ट्स हैं, सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9, बाकी भी इस तरह ही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं कि ये आप जब रिसर्च करते हैं तो आप एक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ें सोसाइटी का बाइस बन रही हैं सोसाइटी के अंदर। तो जब आप एक एज अ सोशियोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट एक स्टडी करेंगे तो आप दुनिया को बहुत ज़्यादा नए नॉलेज से रोशनास करवाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 9,
टॉपिक नंबर 9 कहता है कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में क्या फ़र्क है। पहले इन्होंने बताया कि जो सोशियोलॉजी है ना वो इतनी ज़्यादा पुराना फील्ड नहीं है जैसे बायोलॉजी और फिज़िक्स की तरह। इसकी ज़िंदगी टोटल कुल मिला के तकरीबन 100 साल बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, 100 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी ना हो कि ये भी एक फील्ड होगा जिसका नाम होगा सोशियोलॉजी। तो कहते हैं ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस होता है कि कॉमन सेंस वैसे अगर एक बात देखी जाए ना कि आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान एक साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट कैसे होता है कि जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है वो उसको पहले स्टडी करता है और फिर जो है ना अपने हाइपोथेसिस बनाता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करता है, फिर उसका नतीजा निकालता है। तो जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है हम दरअसल एक साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल वो साइंस को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम साइंटिफिक असूलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है, तो ऐसे नहीं है। कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। इन दिस ये बात करें अगर यहाँ से अगर देखें तो इन इस बुक वाई एवरीथिंग इज़ ऑब्वियस वंस यू नो द फैक्ट्स। वाई एवरीथिंग इज़ ऑब्वियस वंस यू नो द फैक्ट्स। ये सोशियोलॉजिस्ट का आपको नाम पता होना चाहिए, डंकन वाट्स। इसने कहा था आर्ग्यूज दैट कॉमन सेंस हेल्प्स अस टू फाइंड सोल्यूशन टू द चैलेंजेस वी एनकाउंटर एवरी डे। टू प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल हाउ शुड वी कंडक्ट आवर सेल्फ इंगेजिंग विद अदर्स। तो इसमें इतना खास नहीं कि इसने बताया कि कैसे हम जो है वो लोगों के साथ हम जब मिल रहे होते हैं तो हमारा क्या बर्ताव होता है उनके साथ। दरअसल हम पहले जो है कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये बंदा जो है वो मिलने के काबिल है भी कि नहीं। वी टिपिकली यूज़ कॉमन सेंस ऑटोमेटिकली टू सॉल्व अ रेंज ऑफ little issues. He also make it clear that when it comes to understand social phenomena, this method of thinking is frequently wholly inaccurate. What's worse is that common sense mistakes can happen to anyone. Individuals frequently mistakenly feel that only other people make them. अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था कि Watts was a mathematician and physicist before he developed an interest in sociology. तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन सेंस और एक सोशियोलॉजिस्ट की जो सोच होती है उसमें फ़र्क होता है, उसकी अप्रोच में फ़र्क होता है। ठीक है, कॉमन सेंस में आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि एज अ सोशियोलॉजिस्ट एज अ साइंटिस्ट आपको उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। कॉमन सेंस में उस इलाके की या उस जो सोच है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, आपको पता भी नहीं होता है। आप जो बात कर रहे होते हैं उसमें आपका मज़हब का एलिमेंट शामिल होगा, उसमें आपके इलाके की लिसानियत अफेक्ट कर रही होगी, जबकि एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपने इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे एक यू कैन से न्यूट्रल होके सोचना होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ, वो क्योंकि बाकी लोगों ने भी पढ़नी है, उनकी जो है जो चीज़ उन तक पहुँचेगी वो हर चीज़ हर इम्प्योरिटी से मुबर्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में फ़र्क है। ठीक है, एक्सपर्टीज इन सोशियोलॉजी रेगुलरली चैलेंज कॉमन सेंस और पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। इंडीड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर सोशियोलॉजिस्ट इज डिबंकिंग मिथ्स एंड स्पॉटिंग सोशल ट्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपने सारी चीज़ों को अपनी जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने मज़हब को, अपनी ज़ुबान को, अपने जो इलाका है उसकी मोहब्बत को, अपने वतन की मोहब्बत को, इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के आपने जो लिखना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो रियलिटी में मबनी होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे हमने कल आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपकी अपनी राय शामिल नहीं होती, आप एक न्यूट्रल होकर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका भी अगर देखें तो जो आपको चीज़ें बताने वाली हैं वो हैं जी, एक मिनट, ये चीज़ें हैं मैं आपको बतानी। फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। फंक्शनलिज्म मैंने आपको बताया एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, गरीब अमीर का क्या कॉन्सेप्ट है। जो सोसाइटी काम कर रही है वो बेहतरीन तरीके से कर रही है, जैसे कि एक दर्जा बंदी है एक सोसाइटी के अंदर, अमीर है गरीब है, वो अगर होंगे तो तभी सोसाइटी चलेगी। अगर सारे अमीर हो जाएं या सारे गरीब हो जाएं तो वहाँ पे काम नहीं चल सकता। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इसके अगेंस्ट है, वो कहती है कि जी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो
अमीर गरीब वाला कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल इज़्ज़त मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें जी एक जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं तो वो जो सोसाइटी के या जो सोसाइटी में हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो वहाँ से हम मीनिंग्स लेते हैं, मीनिंग लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो अगर आपने किसी से, आप किसी इलाके में गए हो, आप वहाँ पे जाके देखा कि जो लोग जो है ना ऐसे झुक के मिलते हैं, तो जब आपने देखा कि यार अच्छा यहाँ पे जो है ना जब किसी के साथ मिला जाता है तो इस तरीके से मिला जाता है, तो मतलब लोगों की लैंग्वेज, उनकी जेस्चर्स या उनके जो है ना कुछ स्पेसिफिक जो है वो तरीके हैं, सैम्बल्स, ठीक है, उनको आप देखते हैं और आप उनसे जो है ना मीनिंग अखज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है। आप जब मतलब आप जब कई दूसरों की सैम्बल्स को देख के, दूसरों के जो इंटरेक्शन के दौरान लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ से देख के आप बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं सीखते हैं। अच्छा, नीचे हमारा जो है अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग कॉजालिटी। कॉजालिटी अगर देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है जो कि साइंस में इस्तेमाल होती है। कॉजालिटी मतलब कॉज होना। जैसे सैलाब होता है, किसी वजह से सैलाब जब आता है, किसकी वजह से आता है? बारिश की वजह से आता है। तो बारिश है ना, एक बंदा पास होता है या फेल होता है, किसकी वजह से होता है? मेहनत की वजह से। ये कॉजालिटी है। अगर कॉज नहीं होगा तो आपका इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट क्या है जी? पास होना या फेल होना। इफेक्ट क्या है? सैलाब आना, ठीक है। तो कॉज होगा तभी जो है इफेक्ट होगा। टू प्रूव कॉजालिटी, ये एमसीक्यू बन सकता है। 3 कंडीशन मस्ट बी मेट: टेम्पोरल ऑर्डर, एम्पेरिकल एसोसिएशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स। ये आपने बाकी साइंस की किताबों में पढ़ना है, बाकी भी अपनी बुक्स में पढ़ेंगे कि टेम्पोरल ऑर्डर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉज होता है वो हमेशा फैक्ट से पहले आता है। कैसे मतलब? जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जो सैलाब जो है वो किसी कॉज की वजह से आएगा ना। कॉज क्या है जी? बारिश। तो कॉज को हमेशा फैक्ट से पहले होना चाहिए, ठीक है। आप पास होंगे या फेल होंगे, वो किससे पहले होगा जी? आप पास या फेल तभी होंगे जब आपने मेहनत की होगी, ठीक है। तो कॉज होगा तभी आपका कोई इफेक्ट आएगा। अच्छा, दूसरी हमारी कंडीशन है कॉजालिटी के अंदर, वो है जी जो 2 फिनोमेनाज है वो एक दूसरे के साथ उनको एक रूटीन में अकर होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ लें कि उनका एक कोरिलेशन होना चाहिए। कोरिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक घटता है या दूसरा घटता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, या एक घटता है या एक बढ़ता है, ये कोरिलेशन होता है। तो जो एक एक जो कॉजालिटी के लिए दूसरी शर्त वो ये है कि ये जो दोनों फिनोमेना हो रहे हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ रूटीन में भी अकर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सक्लूड कर देना है। जिस चीज़ एक को आप स्टडी कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी को ही आप अमल करने देंगे। बाकी सारी जो बाहर से इन्फ्लुएंसेस होने हैं उन सब को आपने कोशिश करनी है कि वो उस टाइम जब आप स्टडी कर रहे हैं उनके अफेक्ट नहीं उनका होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना नींद का असर देखना चाहते हैं, तो जब आप स्टडी करें सिर्फ नींद वाला ही एलिमेंट जो है वो आप, बाकी जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपकी उस टाइम आपके ऊपर अफेक्ट ना हो रहे हों, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय एक्सक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव्स, मतलब आपने बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आपने उस टाइम एक्सक्लूड कर देना है, ओके। आइडेंटिफाइंग द मैकेनिज्म इज अ कॉजल लिंक नेसेसिटेट द यूज ऑफ मोर देन 2 कोरिलेटेड वेरिएबल व्हेन डेवलपिंग अ कॉजल एक्सप्लेनेशन। मतलब एक टाइम जब आप एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल्स भी उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, तो आपने उनके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज नहीं होने देना। आपने उनको एक समझ लो कि उनको कोशिश करनी है कि वो आपकी जो स्टडी के ऊपर है अपना असर ना दिखाएं। वी गो बियॉन्ड मेयरली असर्टिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफ देयर सम मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स अंडरलाइंग द रिलेशनशिप, द कंप्लीट कॉजल एक्सप्लेनेशन स्पेसिफाइज द कॉजल मैकेनिज्म एज वेल एज कॉजल रिलेशनशिप। अच्छा, 2 वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है कि एक होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम कल बता रहे थे आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप चेंज करते हैं तब डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजिंग आती है। मतलब इंडिपेंडेंट को आप चेंज करते हैं
तभी डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करूँ तो वही ऐसे, जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम्स के अंदर तब्दीली लानी है, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स के अंदर तब्दीली लानी है, तो आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? मेहनत के ऊपर। ठीक है, आपने सैलाब के ऊपर काबू पाना है तो आप किसके ऊपर काबू पाएंगे जी? बारिश के ऊपर। मतलब बारिश अगर नहीं होगी तो सैलाब नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें सोशलॉजिकल थीम्स एंड टॉपिक्स, ये कुछ चीज़ें हैं। रेस, एथनिसिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। रेस होती है जी नस्ल, एक बंदा हबशी नस्ल का है, हबशी रेस का है, ओके। या एक बंदा जो है ना वो यूरोपियन या गोरा है, तो ये एक रेस है उसकी। एथनिसिटी होती है जी आपके, हाँ जी, एथनिसिटी आपकी ज़ुबान, आपकी वैल्यूज़, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस या आपका विरसा, इन चीज़ों को जो कहते हैं वो एथनिसिटी के ज़मरे में आती हैं। रेस फिज़िकल अपीयरेंस होगी और एथनिसिटी होगी आपकी वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, उनको आप देखते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ रखते हैं, किस तरह की लैंग्वेज है इनकी और किस तरह का इनका विरसा है। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इनका इम्तियाज़, इन चीज़ों को भी एक सोशोलॉजिकल जो सोशोलॉजिस्ट है उन चीज़ों को भी स्टडी करता है। जेंडर और सेक्सुअलिटी, फीमेल, फैमिलीज़ एंड किनशिप, इन चीज़ों को भी एक सोशोलॉजिस्ट, ये टॉपिक्स हैं दरअसल। ठीक है, जेंडर आपको पता होना चाहिए। जेंडर और एक होता है जेंडर और एक होता है आपका सेक्स, इसमें फ़र्क होता है। जो सेक्स होता है बायोलॉजिकल, एक बंदे के अंदर या एक औरत के अंदर जो फ़र्क होता है वो आपके सेक्स उसको बोलते हैं। जेंडर होता है कि वो रोल्स जो एक सोसाइटी मेल और फीमेल को कह देती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे एक मर्द जो है वो औरत के साथ घर के काम नहीं करवाता। ठीक है, उसने अपने रोल्स जो रखे हैं वो टोटली घर के बाहर हैं उसके। ऐसी एक सोसाइटी दूसरी है जिसमें जो है ना उनके मेल और फीमेल के जो रोल्स एंड टास्क हैं वो सारे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, और फैमिली और किनशिप, किनशिप भी आगे स्टडी आप करेंगे। किनशिप होता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो आपके कज़न्स, आपके चाचू, मामू, फूफू, खाला, ये सारे जो है ना आपकी किनशिप आपकी उस कैटेगरी में आते हैं। एजुकेशन और सोशलाइजेशन का भी इफेक्ट होता है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का भी इफेक्ट होता है। और ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ग्लोबलाइजेशन जैसे आपको पहले बताया कि एक इलाके से दुनिया के दूसरे इलाके में किसी चीज़ को जो है वो, किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइटम को जो ट्रांसमिट किया जाता है, किसी भेजा जाता है, वो ग्लोबलाइजेशन के ज़मरे में आता है। कि कैसे जो है दुनिया से एक ड्रेस कोड दूसरे इलाके से वो मुंतकिल हो रहा है, दूसरे इलाके में मुंतकिल हो रहा है। जैसे इंग्लिश जो है पाकिस्तान में कैसे आई, ये बरसगीर में कैसे आई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई है। वो लोग इधर आए, उन्होंने इधर हुकूमत की आके और इनके ऊपर इफेक्ट हुआ, इन्होंने भी वो लैंग्वेज सीख ली। जीन्स के ऊपर बात कर रहे थे, जीन्स कैसे है वो, मतलब ऐसे लोग गए यूरोप में, उन्होंने देखा कि ये सेटअप होता है, इस तरह के ड्रेस होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस सोशोलॉजी के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखेंगे। अच्छा जी, आज का चैप्टर इतना मुश्किल नहीं था और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मसवाए इसके कि जिसमें हमने वेरिएबल्स का कुछ जिक्र किया और जो कि इम्पोर्टेंट थे। हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।